बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ बालक चौधरी फोरम खुश वतन के साथ हार्दिक खिदमत हूँ। नाज़रीन, फोरम खुश वतन आप ने पिछले 10-12 साल से का ज़्यादा अर्सा हो गया मैं ये फोरम करते हुए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम फोरम करते हैं, अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने लाते हैं, मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं जो लोगों के इश्यूज़ हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। आज आपको पता है कि इतवार को यूजुअली एक प्रोग्राम करते हैं खुशबे वतन फेसबुक लाइव, जिसके ऊपर पाकिस्तान के माए नाज हैं लॉयर किसी तार की मोहताज नहीं, मियां मोहम्मद असलम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं, लोगों के मसाइल हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं और आपको मशवरा देते हैं। बहुत सारे हमारे जो बहन भाई हैं, दोस्त हैं, इनके पास जाते भी हैं और बड़ी अच्छी इनकी खासियत है, खाना लाज़मी खिलाते हैं। तो मैं तो हमेशा फ़ोन में कि मैंने मेरा भी इत्तेफ़ाक हुआ कि गया हूँ, तो माशाअल्लाह बहुत मेहमान नवाज़ हैं। अल्लाह ताला इनकी जो कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, इनकी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, प्यार भी करते हैं। तो आज थैंक यू मियाँ वेरी मच। साहब ने हमें टाइम दिया। अच्छा, जो भी लोग हमारी हैं, मेरे नसीम आज़ाद साहब हैं, वो इनके पास गई थी। एक हमारी नूरीन साहिबा, वो गई थी एलोवेरा से। कुछ और दोस्त भी गए थे। माशाल्लाह जो भी गए, अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, तो मुझे भी खुशी होती है और स्पेशली जो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना कीमती टाइम जो है ना, संडे वाले दिन फैमिली टाइम होता है, उसमें से भी हमें टाइम देते हैं। मैंने कहा शुक्रिया। वेलकम मियाँ सर, साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खालिद साहब, वेलकम जी। आप हमारे कैसे भाई हैं? हैं। सब ठीक-ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है खालिद साहब, आप ठीक है, फ़ाइन है, फैमिली ठीक है जी, सर। आपकी दुआएँ हैं, सब आपकी दुआएँ हैं, सब ठीक-ठाक। तो मियाँ आजकल साहब, आपकी वीडियो आजकल आपकी वीडियो बड़ी आ रही है माशाल्लाह, पर्टिकुलरली आप बड़ा गाइड करते हैं यंगस्टर को, स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग देयर एडमिशन इन यूके, देयर प्रॉब्लम, देयर इशू, देयर हेल्प, देयर गाइडेंस। रियली वंडरफुल, बड़ी खुशी हुई मियाँ देख साहब, के, वो सुन जो के। बेचारे नए-नए लोग आते हैं, उनको पता इतना नहीं होता, मेरी कोशिश होती है चलो यार उनको उनकी गाइडेंस हो जाए, कहीं तकलीफ में ना हो। चलो बहुत जो अच्छी मैं बात अपना है, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे दी है सकत, मैं बहुत उस अच्छी आपके बात इन है, दोस्तों की मैं कदर करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको जज़ा दे जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा मियाँ साहब, आज के प्रोग्राम में फिर मैं बात चाहूँगा कि अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, जिस तरह के मैं जाके मिलता हूँ मुख्तलिफ जो है लोगों से, पार्टीज़ में जाता हूँ, लोगों से डिस्कशन होती है। अब ये लोग बैठते हैं ना, अ, बैठ के बातें करते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम जो है बड़ा अपसेट हुआ है आजकल। आजकल एक खातून है, उनका भी मुझे फ़ोन आया, वो कहते हैं खालिद भाई हमारा 5 साल के करीब वो होने वाले हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तारीख ही नहीं आ रही। अब लोगों का जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में एक एतबार उठता सा जा रहा है कि हमारे जुडिशल सिस्टम से, और पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह अदालतों के जो फैसलों का मज़ाक उड़ाया गया है मुख्तलिफ बहानों से, तरीकों से, और एक और भी एक यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासकर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिनका सरमाया पाकिस्तान में है, वो बेचारे बड़े अपसेट हैं। आप उनको किस तरह हौसला देंगे कि पाकिस्तान में एक जुडिशल सिस्टम है, एक तरीकाकार है, उसके ऊपर काम होता है, हौसला रखें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में ऊँची-नीची होती रहती है। हो सकती है वे भी वक़्ती तौर पे जो है सियासी हालात कुछ कशीदगी है, हालात ख़राब हैं, मगर जुडिशियल सिस्टम जो हमेशा वर्क करता है, और जिस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम वर्क नहीं करता, वो मुल्क जो है वो हमेशा ही नुकसान में रहता है। थोड़ा-सा लोगों को हौसला देना चाहता हूँ आज। जी खालिद साहब, ये बात वाक़तन बड़ी दुरुस्त है। आपने बड़े अहम क्वेश्चन की तरफ तवज्जो दिलाई है, क्योंकि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कुछ सालों से प्रॉब्लम का शिकार है, क्योंकि कुछ सालों से हमारे जुडिशल सिस्टम में कुछ सियासी केसेस इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अदालतों का टाइम ही नहीं लगता कि सियासी केसेस से फ़ारिग होकर आवाम के केसेस सुने। अभी जी, आपने फरमाया कि आपके किसी मिलने वाले का केस हम पिछले 5 साल से वो अदालत से नहीं लगा। फ़िलहाल में ये नौरीन की बात होगी कि उसका जी केस भी बिल्कुल। पेंडिंग है उसका। उसके जी, लिए मैंने भी 3-4 बार कोशिश की। मैंने उसके लिए अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त फ़ाइल की, दैट वाज़ टर्न्ड डाउन। फिर मैंने उसको कहा कि बजाय आप अपने वकील के ज़रिए दें, आपका एक्सपेंडिचर बढ़े, आप थ्रू एम्बेसी वहाँ से इन पर्सन भेजा करें। इन पर्सन भी इंटाइटल, एलिजिबल, कॉम्पिटेंट है आपकी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन। तो उन्होंने कोशिश की और 3-4 अपनी दरख्वास्तें अर्ली हियरिंग की।
और वहाँ से यूके से थ्रू एम्बेसी सेंड की, लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली वो भी अंदर ना हो सकी, वो भी टर्न डाउन हो गई। प्रॉब्लम से ये है कि हमारे जुडिशल सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें कुछ सालों से प्रॉब्लम पैदा हुई है, क्योंकि दो तीन चीज़ें हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो पैदा हुए हैं उनकी वजह से हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। एक तो है हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ का फुकदान पैदा हो गया है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग जुडिशरी का फुकदान पैदा हो रहा है, जी हमारे पास सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फुकदान पैदा हो रहा है, जी हमारे यहाँ ताकतवर लोग जो हैं वो अदालतों को चलने नहीं देते, जी अदालतों को वो अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। इसमें जी बेशक नून लीग की गवर्नमेंट आ जाए तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम गवर्नमेंट अदालतों को अपनी मर्ज़ी से चलाएं। जी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए तो उनकी कोशिश होती है कि हम अदालतों को अपनी मर्ज़ी से चलाएं। पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए तो उनकी कोशिश होती है कि हम अदालतों को अपनी मर्ज़ी से चलाएं। और ये जी ओपनली कहते हैं टीवी पे बैठ के कि जी गवर्नमेंट, अदलिया और फौज एक पेज पे हैं। हालांकि ये तीनों अदारे अपने डिफरेंट अदारे हैं, तीनों अदारों ने अपना अपना काम अपनी अपनी कैपेसिटी में करना होता है, अपनी अपनी जी डोमेन में करना होता है। ये जी कहना हम तीनों इकट्ठे हैं तो ये इसका मतलब ये होता है कि हम तीनों मिले हुए हैं। जी हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके बाद रेवेन्यू है, पुलिस है और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे हैं, ये हमेशा ये अदारों का एडमिनिस्ट्रेटिव अदारों का ज़्यादती करने का ट्रेंड होता है। उसके अगेंस्ट लोग अपने राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल 4 की वायलेशन में, आर्टिकल 8 की वायलेशन में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं हाई कोर्ट में। तो अगर जी हाई कोर्ट भी गवर्नमेंट को ही फॉलो करेगी तो वो अपने राइट्स के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ ये जाएंगे? जी बात बिल्कुल। ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि हर गवर्नमेंट का यही ट्रेंड रहा है कि हम अदालतों को अपनी मर्ज़ी से चलाएं। जब जी अदालतें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फैसले देती हैं, तो वो अदालतों को क्रिपल करने के बहाने ढूंढते हैं, उनको जी काम नहीं करने देते। कभी तो उनको मुख्तलिफ रुकावटें पैदा करते हैं, कभी उनको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट भेज देंगे, कभी एक बेंच से दूसरे बेंच भेज देंगे, जी कभी ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिससे अदलिया अपने इंडिपेंडेंटली और स्ट्रॉन्ग व्यूज़ के साथ फैसला करने की जो पोजीशन है वो हैम्पर हो जाए। तो ये प्रॉब्लम जो आता है ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है और अदालतें भी मजबूर हैं, क्योंकि अदालतें जो आर्डर पास करती हैं, जो भी डायरेक्शन देती हैं, उसकी कंप्लाई विद करना होता है, कंप्लायंस करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों जी का काम है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा पिछले ये टेनोर में कुछ फैसले अदालतों ने किए तो उस पर अमल दरामद की बजाय तो पार्लियामेंट में वो फैसले टर्न ऑन कर दिए। जी हालांकि पार्लियामेंट इज़ नॉट द एपीलेट अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जी जी बल्कि उसकी कंप्लायंस करनी होती है। लेकिन ये जी अपने ताकत और ज़ोर के बलबूते पर उन हायर अपेक्स कोर्ट के फैसलों को मानने की बजाय, उस पर अमल दरामद करने की बजाय उसको टर्न डाउन कर देते हैं। इससे जी ना सिर्फ लोगों का इत्मीनान मजरूह होता है, बल्कि जो अग्रीड पार्टी होती है वो परेशान होती है। अग्रीड पार्टी फिर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाती है अदालतों के ऊपर कि अदालतें काम नहीं कर रही, अदालतें कमज़ोर हैं, अदालतें वीक हैं, अदालतों में जुर्रत नहीं है और अदालतों में हौसला नहीं है। बेसिकली अदालतों ने जो फैसला करना होता है उसकी कंप्लायंस भी होनी होती है। अगर कंप्लायंस ही ना हो तो अदालत जी का फैसला बस एक 2 4 5 पेज 10 पेज के पे महीत एक स्टेटमेंट है, एक आर्डर है, जो उसको कहीं अमल दरामद नहीं करते। ये जी प्रॉब्लम आए हैं पिछले 4 5 साल से और इसीलिए लोगों का इत्मीनान, लोगों का ट्रस्ट अपॉन द अदलिया शैटर होता जा रहा है। जी क्योंकि आपने अभी अर्ज़ की फरमाया कि खातून का केस 5 साल से लग रहा है। आप हैरान होंगे, मैं 2007 से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मेरे केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में 200-300 केस पेंडिंग पड़ा है, जिनमें जी से 2012 के केस ही पेंडिंग पड़े हैं अभी तक। जी यानी 12 से मुराद है जिसको 11 साल हो गए हैं अभी तक टर्न नहीं आई। जी और 5 साल 6 साल वाले तो बहुत सारे हैं जिनकी अभी तक टर्न नहीं आई, जबकि कई केसों में अर्जेंसी होती है। मसलन रेंट के केस हैं उसमें अर्जेंसी होती है, जी या कहीं क्रिमिनल अपील होती है उसकी अर्जेंसी होती है कि मुलज़म बाहर हैं और तंग कर रहे हैं, या कुछ स्टे जी मैटर इन्वॉल्व होता है रेवेन्यू केसों में, सिविल केसों में उसकी अर्जेंसी होती है।
जी लेकिन इन तमाम अर्जेंसी के बावजूद अदलिया अनएबल टू हियर द केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर द अपेक्स कोर्ट। उससे जी अल्टीमेटली जो साइल होता है, जो पिटिशनर होता है, जो अग्रीड पर्सन होता है, उसके जहन में यही होता है कि अदलिया काम नहीं कर रही, अदलिया जी हमारे ग्रीवेंस को हल नहीं कर रही, अदलिया हमें रिलीफ नहीं दे रही। लेकिन ये फेज़ आर्जी है, इस पर घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये औखे औखे वेले और ये अच्छे वक्त आते रहते हैं अदलिया के ऊपर भी, इंतज़ामिया के ऊपर भी। तो कोई वक्त दूर नहीं है जब ये सियासी केस सारे ख़त्म हो जाएंगे और अदलिया कंफर्टेबली अपना काम करेंगी और उसका रिज़ल्ट जो है अच्छा आएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो अदारे हैं वो काम बिल्कुल नहीं करते, जी सारा काम अदलिया को करना पड़ता है। आप देख लें पुलिस है, वो फेयरली इन्वेस्टिगेट नहीं करती, जी उसके लिए लोग जाते हैं हाई कोर्ट के पास जाते हैं, वहाँ एक अंबार लग जाता है केसों का। जी फिर ये है कि लोअर कोर्ट्स हैं, ये मजिस्ट्रेटी कोर्ट है, एडिशनल जज की कोर्ट है, वो ज़मानतें लेने में बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जी उसका ये है कि सारे ज़मानतों का अंबार लग जाता है हाई कोर्ट में आके। जी और आप अंदाज़ा करें जो यहाँ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जो ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस डील करती हैं, वहाँ 3-3 बजे तक अदालतें चलती हैं, 3-3, साढ़े 3-4 बजे तक शाम को, जी ताकि मैक्सिमम केसेस का फ़ैसला हो सके। जी लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। किसी में दूसरा वकील नहीं है, किसी में मदई ने डेट ले ली, किसी में मुलज़िम ने डेट ले ली। अदालतों के साथ साथ हमारे वकला भाइयों का भी फ़ाल्ट है और हमारे मदई पार्टी का भी फ़ाल्ट है, हमारे मुलज़िम पार्टी का भी फ़ाल्ट है। कई केसों में मुलज़िम फ़ैसला कराने के हक़ में नहीं होते, कई केसों में मदई फ़ैसला कराने के हक़ में नहीं होते और कई में वकील फ़ैसला कराने के हक़ में नहीं होते। इन वजूहात की बेस पे केसेस की डिले होती रहती है और लोगों को रिलीफ मिलने में दूसरी पार्टी होती है। हर केस में 2 पार्टियाँ होती हैं, जी एक पार्टी को डिले का फ़ायदा होता है, एक पार्टी को नुकसान होता है। जी जिस पार्टी को डिले का फ़ायदा होता है तो वो खुश होती है, उसने किसी ने स्टे लिया हुआ है तो डिले जी करने में उसको फ़ायदा है, या किसी का ज़मीन पे कब्ज़ा है तो उसको डिले करने में फ़ायदा है। इस तरह जी हर केस में एक पार्टी को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। जिसको जी फ़ायदा होता है वो अननेसेसरी गैर ज़रूरी डिले करके मुकदमात को लंबा करते हैं, जिससे आम लोगों का इत्मीनान अदालतों पे शैटर होता जा रहा है, जी लोगों का ट्रस्ट शेक हो रहा है, लोगों का बिलीव अदालतों पे कम होता जा रहा है। लेकिन जी ये कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी ये मामले ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो जितनी भी सियासी केसेस ने के अंबार लगे हुए हैं, कभी इमरान खान के केस हैं, कभी मिस्टर परवेज़ के केस हैं, कभी मिस्टर नवाज शरीफ के केस हैं, कभी शहबाज शरीफ के, कभी हमज़ा के, कभी मरियम के, बेशुमार सियासी लोगों के केसेस हैं, जिस वजह से सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये नियर फ्यूचर में सारे केसेस क्लोज़ हो जाएंगे, मुल्क में इंतखाब होगा और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आ जाएगी, तो मामला सारे ठीक हो जाएंगे। जितनी देर तक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगी, अदलिया पे बर्डन बढ़ता रहेगा। जी जितनी देर तक एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे ठीक नहीं होंगे, अदलिया पे बोझ बढ़ता रहेगा। ये हमारी गवर्नमेंटों की फ़ॉल्ट है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं उनका ये फ़ॉल्ट होता है कि वो अपने अदारों को ठीक नहीं करती, क्योंकि जी वो अपनी मर्ज़ी से अदारों को चलाते हैं, जी अपनी मर्ज़ी से अदारों को इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली पुलिस को तो वो अपना टूल समझते हैं कि हमें मुखालफिन को सब करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। जी जो दूसरी पार्टी होती है वो बेचारी परेशान होती है। जी इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एसी कमीशन है, वहाँ भी सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। जी नंबरदारी के केसेस हैं, नंबरदारी ग्रांट के केसेस हैं, अलाटमेंट के केसेस हैं, या पार्टीशन के केसेस हैं। उसमें हर केस में एसी और डीसी या कमिश्नर ने कोई फ़ैसला मेरिट से करने की बजाय या जी तो पैसे लेके करना होता है या जी ऊपर से अथॉरिटी के कहने पे करना होता है। वो इस तरह नेक्स्ट कोर्ट में बाहर लग जाते हैं। अगर अदालतें मेरिट पे सही फ़ैसला करें तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह आप अंदाज़ा करें कि पार्टीशन का केस डील करने का अख्तियार है रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार का। जी वो भी जो तलक वाला होता है, ब्लू आइड बॉडी होता है, उसको फ्रंट पे दे देंगे, बड़ी रोड पे दे देंगे, अच्छी जगह दे देंगे। जो दूसरा बंदा जिसकी अप्रोच नहीं, उसको बैक पे दे देंगे, किसी छोटी रोड पे दे देंगे या किसी जी बैक पे फेंक देंगे। वो बंदा वरीड होता है कि यार मैं आधा मरबा ज़मीन है, 6 किले मुझे भी फ्रंट पे मिलने चाहिए, दूसरे जी को फ्रंट दे दिया, मुझे बैक दे दी है। तो इस जी तरह वो जाते हैं, अपील में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। उस वहाँ भी वो लोग असर सूद से फ़ायदा ले लेते हैं। फिर वो जाते हैं एडिशनल कमिश्नर के पास, वहाँ भी जी लोग ले लेते हैं असर सूद से फ़ायदा। फिर वो जाते हैं बोर्ड में, बोर्ड तक भी असर सूद लोग इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद लोग फिर मजबूर हो जाते हैं हाई कोर्ट में चूँकि सिफारिश नहीं चलती, SSO नहीं चलता, जी तो वहाँ पे केसों के अंबार लग जाते हैं। जी इसलिए जब तक अदारे अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करते, जब तक अदारे अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते, जब जुडिशल सिस्टम को सही नहीं करते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे सारे गवर्नमेंट के अंडर हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जी उनको ठीक करना, उनको करेक्ट करना, उनको इन ऑर्डर करना, उनकी डायरेक्शन सही करना, उनका किबला दुरुस्त करना कि पैसे वैसे लेने की बजाय, असल रसूख की बजाय इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करें। जो इंसाफ पे मबनी माशरा कायम रहता है कि नहीं, नानसाफ़ी में मबनी माशरा कायम नहीं रह सकता है, जुल्म पे मबनी माशरा बरकरार रह सकता है। हमारे माशरे में अब इंसाफ की बिल्कुल नापैद हो चुका है, लोगों जी को इंसाफ पे यकीन नहीं है। हर बंदा यही कहता है कि या जज ख़रीद लूँ मैं, या अफसर ख़रीद लूँ मैं, या AC ख़रीद लूँ या DC ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे रूटीन में फ़ैसला इंसाफ में नहीं मिलना। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह कि परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फेजेज़ कौमों पे आते रहते हैं, ये जी आर्जी होते हैं, कभी जी मुस्तकिल नहीं होते। जी इंशाल्लाह ताला यूँ ही ये हालात ठीक हो जाएंगे, सबको इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह सबके राइट्स मिलेंगे, हकूक़ मिलेंगे। वो दिन जी दूर नहीं इंशाल्लाह जब मुल्क में हालात अच्छे हो जाएंगे और आपके दोस्त अहबाब भी सब अप्रिशिएट करेंगे और इन सबको इंसाफ मिलेगा। जी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी जिस तरह मियां असलम साहब ने बहुत ही तफसील के साथ बताया कि अनफॉर्चुनेटली कुछ कोई जो सियासी जमातें हैं, इनकी नाअहली समझ लें, इनकी या बेअक्ली समझ लें, इनके अंदर वो चीज़ वो कहते हैं कि वो काबिलियत नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि ये अपने मसाइल खुद अपनी असम्बली में हल करें। वो जो मसाइल हैं इनके खुद बैठ के हल करने वाले हैं, असम्बली के अंदर बैठे हैं या अपनी मीटिंग्स करके बैठे हैं, खुद सारी सियासी जमातें इकट्ठी मिलकर बैठे हैं, अपने मुल्क के हालात के लिए कुछ करें। जब ये खुद कुछ नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली फिर ये लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं, जाली केसेस बनाते हैं, फिर अदालतों का सहारा लेना पड़ता है, जो भी अपोजिशन में होता है। आमतौर पे जो भी गवर्नमेंट में आता है, जिसकी गवर्नमेंट भी आती है, वो फिर जिस तरह मियाँ साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि FIA, पुलिस, ये सारे इदारे इनके कंट्रोल में होते हैं, टैक्स के इदारे, ये फिर ये टूल्स इस्तेमाल करते हुए जो अपोजिशन में है, उनके ऊपर केसेस बनवाते हैं, फिर जाली केसेस बनते हैं, तो उसके भी अदालत जो रिलीफ देने की कोशिश करती है, तो वो जो सारे फैक्ट देख के उन्होंने रिलीफ देना होता है। तो फिर इसी सिलसिले में आपने पिछले 1.5 साल में देखा किस तरह जो हमारे चीफ जस्टिस साहब की थी और कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें लहरा कर उनके अगेंस्ट बातें की गई, तस्दीक की गई, मगर उनके ऊपर आज तक जो है नहीं लगी, तो इन्हें दाद नहीं लगी। और भी बहुत कुछ हुआ। बहरहाल मियाँ साहब ने कहा कि जी कौमों के ऊपर अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद एक तो अच्छा वक्त आ जाएगा। कोई बात नहीं, ओवरसीज पाकिस्तान हर एक कंसर्न रखते हैं, प्यार करते हैं अपने मुल्क से। जिस तरह जस्टिस बाबर साहब ने अपना फैसला मनवाया हिम्मत के साथ, एक और जज साहब ने भी डट गया कि फैसला मनाने के लिए। तो बहरहाल सिस्टम आपको पता है कि उसको सिस्टम को अक्सर लोग किस तरह हैंडल करते हैं, उनका एक निज़ाम है वो कर लेते हैं। एंड ऑफ द डे पंजाबी कहते वो कहते हैं कि जी घर दे अब्बा जी ना माने तो कुछ नहीं होता है ना। तो हालात वो कि अब्बा जी नहीं मानते, तो फिर सब कुछ ही वो उल्टा सीधा जाए, जब तक वो जो वो चाहते हैं वही होता है। अच्छा मेरे साथ एक क्वेश्चन आया है, वेलकम जी। क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि तहसीन साहब है जी, हमारे कर्नल अरशद साहब है, फालकर में रहते हैं, उनकी मिलने वाले हैं। कर्नल साहब ने मुझे रेफरेंस दिया था इनका कि इनका मसला है। उनका जी लाहौर में उनकी दुकानें हैं, जोहर टाउन में, वहाँ पर दुकानें जो है उनकी 4-5 दुकानें और कुछ प्रॉपर्टी है, और 3 बहनें, 1 भाई है और 1 अम्मी है। तो वालिद साहब की डेथ हो गई है। वो 4 लोग हैं, वालिदा है, 3 बहनें और भाई है, टोटल 5 हो जाते हैं ये। जो प्रॉपर्टी है, वालिदा के हिस्से कितनी प्रॉपर्टी आएगी और भाई के हिस्से कितनी प्रॉपर्टी होगी और बहन के हिस्से कितनी प्रॉपर्टी आएगी। वो ये अब इन्होंने बाप के नाम से इंतकाल करवानी ज़मीन अपने नाम। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक डिटेल के साथ बताएं कि पाकिस्तान में इसका प्रोसीजर क्या है और कितना टाइम इसके ऊपर लग जाता है। खालिद साहब, जो भी प्रॉपर्टी वालिद छोड़ जाता है वो जी सारे लीगल हेयर में तकसीम होती है एज़ पर शरिया लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ एज़ पर शरिया एक्ट 1991 शरिया द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री या सुपीरियर लॉ ऑफ द कंट्री।
तो ये आपने फरमाया कि ये इनके अब्बा हजूर की प्रॉपर्टी है, एक इनकी वालदा मोहतरमा है, 3 बहनें एक भाई है। तो फर्स्ट जी ऑफ ऑल तो इनकी वालदा को शेयर जाएगा। अगर तो बच्चे ना हों तो जाता है 1/6, जी अगर बच्चे हों तो जाता है 1/8। जी टोटल प्रॉपर्टी का 1/8 माँ को जाएगा, और जो जी बाकी 7/8 मिलेगी, 7/8 बनेगी, जी उसके बनेंगे 5 शेयर बनेंगे। जी 7/8 के 5 शेयर बनेंगे, 2 शेयर जाएंगे बेटे को और एक जाएगा बहनों को, 3 बहनों को। जी यानी इनको 5 को ना इस तरह तकसीम होगी, यानी शेयर बेटे का डबल होगा और बेटियों का हाफ हाफ होगा, जी और वो होगा माँ का हिस्सा निकाल के। क्योंकि आपने जी फरमाया कि उनकी 3-4 दुकानें हैं, तो यूँ इसको कर लें सेग्रीगेट कि टोटल प्रॉपर्टी का 1/8 माँ के नाम जाएगा, जी और बाकी जो 7/8 बचा है, 7/8 से 2/8 जाएगा बेटे को, और 1/8 हट जाएगा बहनों को। यानी जी भाई को एक हिस्सा, 2 हिस्से, और बहन को एक हिस्सा। तीनों बहनों को 3 हिस्से जाएंगे और भाई को 2 हिस्से जाएंगे। जो 7/8 प्रॉपर्टी बचेगी वो जी तीनों में तकसीम, चारों में तकसीम होगी। 3 बहनों को 3 शेयर और 2 उसके भाई के शेयर, इस तरह जी तकसीम होगी। जी लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है ना, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, उसकी पार्टीशन करता है सिविल जज। जी इनको पहले तो जाके लेना पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा FRC, जी जो है ना ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आजकल उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए भी पाबंदी लगा दी है कि FRC लेके आए नादरा से, और वो जी FRC लेके ये नादरा के जाएंगे, LD के पास जाएंगे। बाज़ का वो ये भी कह देते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ लीगल ईयर लाएँ कि फौत होने वाले के कितने वारिस हैं। तो ये जी एक दावा कर लेंगे डिक्लेरेशन ऑफ लीगल ईयर का कि मिस्टर ए फौत हो गया है, उसकी एक बेवा है, 3 जी बेटियां हैं, एक बेटा है, और इसके अलावा कोई लीगल एयर नहीं है। ये चारों के नाम एज़ पर शरिया ला ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए। जी तो वो कोर्ट करती है, पहले नोटिस करती है, सबको बुलाती है, भाई कोई और वाइफ तो नहीं है, कोई और बच्चा बच्ची तो नहीं है। तो फिर जी कोर्ट एक अखबार में इश्तहार देती है। वो इश्तहार के जी आने के बाद फिर कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है, 2-3 एविडेंस रिकॉर्ड होती हैं, और वो आके कोर्ट में कहते हैं कि हाँ जी मिस्टर ए फौत हो गया, उसकी बेवा मिस सी है, और उसकी एक बेटी D है, एक E है, एक F है, एक G बेटा है। यही लीगल एयर है और इसका कोई नहीं है। जी तो वो कोर्ट एक डिक्लेरेशन दे देती है कि जी ये मिस्टर ए फौत हुआ है, उसके पीछे सिर्फ एक जी बेवा, 3 बेटियां, एक बेटा है। वो डिग्री मिल जाती है आपको, वो भी आपको LD को दे देते हैं, प्लस FRC दे देते हैं कि इसके अलावा और कोई लीगल एयर नहीं है। क्योंकि जी FRC पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ डिक्लेरेशन और लीगल एयर ही होता था। जी आजकल इन्होंने FRC भी लाजमी कर दिया है, क्योंकि जी FRC के साथ साथ, क्योंकि अगर कोई और बीवी हो तो चूँकि जब निकाह होता है तो ID कार्ड उसको ऐड करते हैं। अगर कोई और बीवी भी किसी की हो तो वो ID कार्ड के ज़रिए उसकी FRC में आ जाती है, जी तो इसलिए उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो डिक्लेरेशन इसलिए लेते हैं कि यार कोई और वाइफ ना हो, किसी को पता ही ना हो, या किसी का निकाह रजिस्ट्री ना कराया हो। कई यहाँ हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो सीक्रेट निकाह कर लेते हैं, उसको रजिस्टर नहीं कराते, या कहते हैं शरई निकाह करा लेते हैं, ये रजिस्टर नहीं कराते। इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट वो लेते हैं LDA वाले, फिर उनके नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इसका सादा सा तरीका है। थोड़ा टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है डिक्लेरेशन के लिए, ज़्यादा 5-6 माह डिक्लेरेशन हो जाता है कि 5-6 डेटें पड़ती हैं। अगर जज छुट्टी पे ना जाए, या कोर्ट स्ट्राइक या वकला की स्ट्राइक ना हो, या कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो 6-7 डेटों में ये डिक्लेरेशन हो जाती है। FRC जो है वो 2 दिन में, 1 दिन में मिल जाता है। जाके आप अप्लाई करें और इसकी फ़ीस जमा कराएं, जी आपको FRC दे देते हैं, तो प्रॉपर्टी सबके नाम जी ट्रांसफ़र होती है एज़ पर शरिया लॉ। अगर अच्छा ये इनका ताल्लुक शिया फैमिली से है, फिर शिया में तकसीम डिफरेंट होती है। चूँकि सुन्नी लॉ में तो 2 हिस्से बेटे के हैं, 1 बेटी का है, लेकिन शिया जी लॉ में तकसीम बराबर होती है। तो अगर वो उनका बिलीफ ये है तो फिर उनको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से तकसीम होगी। 2 ही तरीके हैं और 2 ही मेथड हैं, तो आराम से इनके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। बाद में ये किराए पे दे अच्छा रखें, इनकी मर्ज़ी है, मियां जो मर्ज़ी साहब, करें। ये अदालती प्रोसेस अभी जो आपने बताया वो तो यहाँ बरतानिया में रहते हो तो 1 वीक के लिए पाकिस्तान जाएंगे, तो अदालती प्रोसेस क्या लाजमी है?
जी सर, ये लाजमी तो बाद का LDA वाले FRC पे कर देते हैं, अदालत की प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई दफ़ा LDA हमारे, मैंने अर्ज़ किया ना, हमारे अदारे पूरी कोशिश करते हैं किसी को तंग कैसे करना है, किसी को जी। परेशान कैसे करना है। तो इसलिए सब आप सारे तकाज़े पूरे करके जाएँ ताकि आपको तंग करने का बहाना उनके पास ना रहे, वरना कहते अच्छा, हैं जी उसके आप जो ठीक है जी। ये जो अदालत की आप बात कर रहे हैं, जो यहाँ से यूके से जाएंगे तो वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि वहाँ दावा करके ये चीज लेने के लिए? आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो करेंगे, अफवाज तैयार करेंगे, फिर वो पार्टीज को बुलाएंगे, ये कितना टाइम लगेगा इस सब के ऊपर? नहीं सर, ये तकरीबन डिक्लेरेशन में कोई कंटेस्ट नहीं होता, कोई मुखालिफ जी फरीक नहीं होता, तो ये जी। 5-6 माह में हो जाता है डिग्री, 5-6-7 माह में, अगर कोई बीच में हर्डल ना आए। कि हर्डल के मुराद है कई दफ़ा स्ट्राइकें हो अच्छा, किस जाती किस को हैं, कई दफ़ा वो किसको बुलाएंगे? अगर वो मसलन वो अभी करते हैं, किसको बुलाएंगे? वो तो सारे यूके में एक रहते हैं। एक एक फ़र्द दावा कर देगा, एक फ़र्द बाकी अच्छा। 2 विटनेस में पेश होंगे कि जी हाँ मैं जानता हूँ इनको, ये ए मिस्टर फौत हो गया, उसकी बी बीवी है, ये C-D-E बहनें हैं, बेटियाँ हैं, F उसका बेटा अच्छा। है। वो अच्छा। मुख्तारनामा किसी को भेज दें अजीज़ को, वो दावा फाइल अच्छा। कर देगा, तो फाइल अच्छा। करके तो वो हो जाएगा। वो इसमें ना खुद आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुख्तारनामा ही काफ़ी है उनका। वो किसी को सबके मुख्तार नाम खास का बना बना, दें। मुख्तारनामा वो सबके नाम का बनना चाहिए? वो ऐसे है ना, एक तो मुख्तारनामा बनना चाहिए जिसने दावा फाइल करना है उसके नाम, जी। जो बाकी रिस्पॉन्डेंट होंगे अच्छा। एक उनके नाम उनका बना दें ताकि उनकी तरफ से पेश हो जाए। उसको इख्तियार दे दें कि आप पेश जी होकर हमारा बयान दें, बयान से रिकॉर्ड कराएं। 2 दे दें, एक वो ओरिजिनल जो मालिक जो जिसने दावा फाइल करना उसके नाम, और जी। उसमें इख्तियार दे दें कि दावा फाइल करे। और दूसरा जो जी। रिस्पॉन्डेंट बनाने हैं उन्होंने, अगर लड़के ने फ़ाइल करना है तो लड़के की तरफ से आ जाए किसी एक के नाम, बाकी माँ और बहनों की तरफ से अगर करना है तो उनकी तरफ से और मुख्तारनामा आ जाए, क्योंकि सेम बंदा दोनों तरफ से नहीं आ सकता। अच्छा। तो 2 मुख्तारनामे आएंगे, तो मुख्तारनामे के ज़रिए भी हो सकता है जब डिग्री हो जाए आके वो अपना हफ्ते में करा लें अपना काम। ठीक है जी। पहले वो दावे के लिए उनको कुछ ना पहले करना पड़ेगा, हाँ जी, वो खुद आना किसी को पड़ेगा, मुख्तारनामा भेज के तो या किसी को ना आए। मुख्तारनामा बनाना पड़ेगा। मुख्तारनामा, जी। हाँ, जी। जी। मुख्तारनामे का खतरा नहीं तो होता, वो उन्होंने जो यही कहना है कि जो ये जो विटनेसेस पेश करेंगे वो कहाँ से होंगे? जो विटनेसेस पेश करेंगे वो कौन होंगे? कोई कोई उनके अजीज़ 2 पेश हो जाएंगे, हम जानते हैं एक वो फौत हो गया, उसके ये बच्चे हैं, ये बीवी है, इतना ही कहना होता। कोई उसके 2 अजीज़ कह देंगे। कितने लोग चाहिए वो विटनेसेस में, 1 या 2? 2, एटलीस्ट 2। चले ठीक। ठीक हाँ है। जी, वो हो जाएगा, इतना लंबा नंबर्स नहीं हो होता, गए। बस थोड़ी तकलीफ दे होता है, थोड़ा सा मतलब होता है प्रोसेस है, लेकिन तकलीफ दे नहीं है ज़्यादा, ना ही तंग होता है, क्योंकि कंटेस्ट कोई नहीं होता है। जी। बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी चाहते हैं कि हमें जी। हमारा नाम ट्रांसफ़र हो जाए। जी। चलिए, जबरदस्त मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। हमारा टाइम चूंकि अभी हमने आधा घंटा कर दिया हुआ है, तो 28 मिनट हो गए हैं। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। कोई क्वेश्चन आपके जेहन में हो, पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई अब लीगल इशू हो, आप मुझसे करना चाहें, मियां मदसन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर में इनका नंबर 1 टर्नर रोड, ये ये मियां बिल्कुल साहब, जी, नंबर 1। 1 लाहौर जी। नंबर आपका देखिए, थैंक नंबर यू। 1 बंदे का नंबर ही देखिए आपने बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है। देखिए जी, अल्लाह नंबर अकबर, 1 अल्लाह। टर्नर रोड लाहौर। तो मियां साहब से रब्ता भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं नाज़रीन। तो ये थैंक यू बड़ा वेरी अहम मच जी। क्वेश्चन था। कुछ और दोस्तों ने भी ये क्वेश्चन भेजा था कि प्रॉपर्टी किस तरह नाम चेंज करवाने का क्या प्रोसीजर है। तो मियां साहब ने क्लियर कट बता दिया कि जो एलडीए ने आपको कंप्लेंट लगा के वापस भेजना, वो पूरी आप डॉक्यूमेंटेशन करके जाएं, ताकि वापस ना आपको जाना पड़े। मेरा ऐसे ही दूसरा एक वो साहब करने आपको कॉल मुलाकात हुई थी, एक हमारे रशीद साहब थे, लोग मसाला टूबे में, उनको उनको मैंने जी, आपका नंबर पास मेरी नहीं किया था। मुझसे बात हुई थी उनकी। वो मुझे कह रहा था कि मैं मंडे जी। ट्यूसडे को आऊँगा, लेकिन वो 2 मंडे गुजर गए, वो आए नहीं। अच्छा, बस वो उनका बेचारे उनका परेशान ही हैं, पंप का उनको तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया वहां बैठे हुए। वो मसला बना हुआ प्रॉपर्टी बेचने का, अपनी भतीजे ने चक्कर चला दिया है। और 6 मंथ हो गए बेचारे वहीं बैठे हुए। मैंने कहा था लेकिन आपके वो मियां साहब से रब्ता करेंगे, उनको मैंने सही उनको रहनुमाई आपकी। उनको गाइड भी किया था, उनको हेल्प आउट भी किया था। तो मैं कहा मज़ीद रहनुमाई के लिए आप तशरीफ़ ले आएँ। तो मुझे कहते अच्छा मैं आऊँगा, लेकिन अभी तक वो तशरीफ़ लाए नहीं। उन्होंने 2 दफ़ा मुझे कहा, 2 संडे मंडे का वादा किया था कि मैं मंडे ट्यूसडे को आऊँगा, लेकिन अभी तक तशरीफ़ ही लाए। अगर आएँगे तो आपके नाम से इंशाल्लाह हम पूरी सर्विस देंगे जी, पूरी कोशिश करेंगे उसका मसला सॉल्व करने के लिए।
बाकी मसले तो अल्लाह हल करता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, जैसे मशकूर थैंक नाज़रीन, यू। मियाँ साहब संडे वगैरह में टाइम देते हैं, मैं इनका तहे वेलकम दिल से सर। मशकूर हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होगी। वेलकम कोई सर। क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मियाँ साहब को भेज सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट संडे फिर एक नए इशू के साथ, नए टॉपिक के साथ आने के बाद। थैंक यू सर, खुश रहो, सलामत रहो जी खालिद साहब। मे अल्लाह कीप यू हैप्पी इन द रेस्ट ऑफ लाइफ।